हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, हाजिर हैं हम एक नई और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, जिसमें हम यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 47 में अपने विषय में टॉपर रहे और आजकल एमजीएम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज संभल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात नवेद खान की ज़बानी बात करने वाले हैं कि यूपीएचईएससी के माध्यम से किस तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को क्रैक करें, कैसे बने असिस्टेंट प्रोफेसर। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर बात करने से कबल बात करते हैं कि विज्ञापन संख्या 47 अपने विषय में टॉपर रहे, जिसकी बात अभी हमने की है, वो कौन है। तो दोस्तों, आपको बता दें, वो टॉपर कोई और नहीं, हम खुद यानी कि नवेद खान हैं। दोस्तों, अपने बारे में मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे सीधे से हम आज के अपने इस टॉपिक कैसे बने असिस्टेंट प्रोफेसर पर बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीएचईएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कितने स्टेप्स हमें देखने होते हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलते हैं कि यूपीएचईएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमें 2 स्टेप्स से गुजरना होता है। पहला स्टेप होता है रिटन एग्ज़ाम का, यानी कि लिखित परीक्षा का। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है इंटरव्यू, जिसे आप साक्षात्कार कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी लिखित परीक्षा के पैटर्न को समझना होगा। इसके बाद हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी परीक्षा, चाहे वो छोटी हो या कोई बड़ी परीक्षा हो, उसका परीक्षा पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी होता है। बिना परीक्षा के पैटर्न को जाने हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, और उस परीक्षा के पैटर्न को जाने बिना उस परीक्षा को क्रैक करना, पास करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लिखित परीक्षा है उसके पैटर्न को समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पैटर्न को बारे में आपको बताते चलते हैं कि आपकी इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 70 क्वेश्चंस आपके अपने चुने गए सब्जेक्ट से होंगे और 30 क्वेश्चंस यानी कि 30 प्रश्न जीएस के होंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिटन एग्ज़ाम का ये पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट आपका जीएस पार्ट होगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, और सेकंड पार्ट आपका विशेष विषय का होगा, जिसमें आपके 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से अगर हम देखें, 100 क्वेश्चंस के 200 मार्क्स होंगे। इसी के साथ 30 मार्क्स का आयोग आपका इंटरव्यू लेगा। तो कुल मिलाकर के यूपीएचईएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको 230 यानी कि 230 मार्क्स में से आपको मार्क्स लाने होंगे। कुल 230 अंक निर्धारित हैं, उसमें से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अपनी मेहनत के दम पर मार्क्स लाने होंगे। आइए दोस्तों, अब तक हमने बात की यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू और रिटन एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। अब हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो दोस्तों, उनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है लक्ष्य।
आप इसे मंजिल कह सकते हैं, आप इसे टारगेट कह सकते हैं। लक्ष्य दोस्तों, जिंदगी में या जीवन में अच्छी कामयाबी पाने के लिए, कामयाब होने के लिए किसी एक लक्ष्य, मंजिल, टारगेट को बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि बिना किसी लक्ष्य के सफलता पाना असंभव, इम्पॉसिबल होता है। दोस्तों, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इसी को अपना लक्ष्य बनाइए, इसी को अपना टारगेट साध लीजिए और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत में जुट जाइए। जो आपने सपना देखा है हायर एजुकेशन में आने का, जो आपने सपना देखा है उच्च शिक्षा में जाने का, उसको साकार करने के लिए, उसको हकीकत में बदलने के लिए, अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपने सोचा है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, रात दिन उसको पाने के लिए मेहनत में लग जाइए। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह के हालात का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। किसी भी तरह के आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य से मत भटकिएगा। अगर आप लक्ष्य से भटके और आप उन परेशानियों, उन कठिनाइयों में घिर गए तो लक्ष्य को पाना असंभव सा हो जाएगा। इसलिए हालात आपके सामने कैसे भी हों, किसी भी तरह के आपको हालात का सामना करना पड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको उन हालात का सामना करना होगा, उन पर काबू पाना होगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उस सेकंड स्टेप के बारे में, उस सेकंड पॉइंट के बारे में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह में ज़रूरी हो जाता है। अभी हमने यहाँ पर बात की कि आपके सामने हालात कैसे भी आ जाएं, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को पाने से नहीं भटकना है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। एक उसके लिए मजबूत इरादे की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। तो सेकंड स्टेप जो हमारा यहाँ पर है असिस्टेंट प्रोफेसर की राह को आसान बनाने के लिए, वो है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, मजबूत इरादा। आइए अब इसी सेकंड स्टेप, सेकंड पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए एक दृढ़ निश्चय, मजबूत इरादा या डिटर्मिनेशन को बनाना जरूरी हो जाता है। एक दृढ़ निश्चय, मजबूत इरादे का होना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इसके बिना किसी भी लक्ष्य को पाना नामुमकिन है। लक्ष्य हमारा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको हमें हासिल करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, दृढ़ निश्चय की, एक मजबूत इरादे की अशद ज़रूरत होती है। आंधी आए या तूफान आए, कुछ भी हो जाए, हमें अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को जिसे हमें पाना है, उससे कभी नहीं भटकना है। सभी रुकावटों को दूर करके हर हालत में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ना है। किसी भी तरह की मुश्किल क्यों ना आ जाए, हालात कैसे भी क्यों ना आ जाए, हमने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया, मजबूत इरादा कर लिया कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो बनना है। इसके लिए हमें चाहे कितने ही मुश्किल हालात का सामना करना पड़े, पीछे नहीं हटना है। तो दोस्तों, ये बात थी दृढ़ निश्चय की, मजबूत इरादे की। अब मजबूत इरादे को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, अब हम उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, वो पॉइंट है हमारा कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। जब हमने लक्ष्य बना लिया और एक मजबूत इरादा हमने कर लिया अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अब ज़रूरत होती है
कठिन परिश्रम की, हार्ड वर्क की। बिना हार्ड वर्क किए हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। जो हमने मजबूत इरादा किया है उस पर हम खरे नहीं उतर सकते। तो आइए दोस्तों, अब इसी हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के बारे में बात करते हैं। किसी भी लक्ष्य, मंजिल, टारगेट को हासिल करने का सबसे मजबूत एवं जरूरी चीज जो है दोस्तों, वो है कठिन परिश्रम या हार्ड वर्क। इसके बिना किसी भी लक्ष्य को, किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यही वो कुंजी है, यही वो रास्ता है जो हमारे लक्ष्य का, हमारी मंजिल का ताला खोलता है। दोस्तों, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की इस परीक्षा में सफलता के लिए भी हमें कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपकी और हमारी पहचान विषय विशेषज्ञ के रूप में होती है। विषय से संबंधित छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। आइए अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए चौथे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने बात करी अभी तक सबसे पहले मजबूत इरादे की, दूसरे नंबर पर हमने बात की दृढ़ निश्चय की, और इसी के साथ हमने बात की लक्ष्य की, और बात की हमने कठिन परिश्रम की। इन 3 पॉइंट्स के बारे में हम बात कर चुके। इन 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बाद चौथा जो पॉइंट्स आता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना इन तीनों पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। लक्ष्य भी, दृढ़ निश्चय भी और कठिन परिश्रम भी उसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो आइए दोस्तों, उस चौथे पॉइंट को जानते हैं, वो क्या है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त से मिलती रहें। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी, जीडीसी या एनटी नेट, जेआरएफ या इसके अलावा उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मुकाबला जाती इम्तहानात, यूपी टेट, सी टेट या DSSB, TGT, PGT है, उससे के लिए आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको मौजूदा जितने भी चैनल हैं उन सब से अच्छा, उन सब से बेहतर कंटेंट फराहम कराता है। इसके लिए आप इस चैनल पर मौजूद जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं उनको आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे वो और आपको महसूस हो कि हाँ, ये चैनल बेहतर है दीगर चैनल के मुकाबले तैयारी करने के लिए, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम आज के इस टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, उससे रिलेटेड चौथे पॉइंट्स के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है चौथा पॉइंट, पाठ्यक्रम, सिलेबस। इसे आप कह सकते हैं परीक्षा पैटर्न भी एक तरह से। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम, सिलेबस, ये वो चीज़ है, ये वो पॉइंट है, ये वो बिंदु है जो किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी परीक्षा की जान होती है। पाठ्यक्रम या सिलेबस किसी भी परीक्षा की जान होती है, उसकी रूह होती है। इसके बिना किसी भी परीक्षा को, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। कहा जाता है दोस्तों कि अगर आपने किसी की जान को काबू कर लिया तो आपने उस पर काबू पा लिया, आपने उस अपना बेड़ा पार लगा लिया। तो यही बात मैं आपसे यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को क्रैक करने के लिए भी कहूँगा कि अगर आपने यूपीएससी की जान, यूपीएससी की रूह
उसके सिलेबस को आपने काबू कर लिया तो समझ लीजिए आपने यूपीएचईएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो बेड़ा है वो आपने पार लगा लिया। तो जितने अच्छे से आप यूपीएचईएससी के द्वारा उपलब्ध कराए गए सिलेबस को आप तैयार कर लेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस इस एग्ज़ाम को क्रैक करके यूपीएचईएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए रहेंगे। तो दोस्तों, कोई सी भी परीक्षा हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आधी कामयाबी सिर्फ उसके सिलेबस को अच्छे से देखने से ही हो जाती है। कैसे हो जाती है? जो सिलेबस उपलब्ध कराया जाता है उसके अंदर कुछ और ज़्यादातर उसके जो राइटर्स होते हैं उससे रिलेटेड जो बुक्स होती हैं, जो किताबें होती हैं, या इसके अलावा और जो टॉपिक दिए जाते हैं उसी में से ही हूबहू उठा करके वही सवालात आपसे, वही प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें हिंदी की या उर्दू के बारे में तो सिलेबस में शामिल कर दिया गया कि रानी केतकी की कहानी। अब सीधा इसी से प्रश्न बन गया कि रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है। सीधा सा जवाब बन जाएगा इंशाअल्लाह खाइंशा। तो इसी तरह से हर विषय का अपना सिलेबस है। सिलेबस को अच्छे से अगर देखते हैं तो कई सवालात दोस्तों उस सिलेबस को देखने से ही बन जाते हैं। तो सिलेबस को अच्छे से देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यूपीएचईएससी द्वारा मुहैया कराया गया सिलेबस बहुत वाइड है। आपने अपने विषय का सबने सिलेबस ज़रूर देखा होगा, तो देखा होगा कि एक बहुत बड़ा सिलेबस यूपीएचईएससी ने उपलब्ध कराया है। दोस्तों, अगर आप यूपीएचईएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएचईएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। साथ ही उस सिलेबस में दिए गए हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट, हर एक यूनिट का गहराई से अध्ययन या कह लीजिए मुताला, या कह लीजिए कि आपको उस सिलेबस को गहराई से पढ़ना होगा। जितने अच्छे से आप अपने विषय के सिलेबस में दिए गए हर एक टॉपिक को तैयार करेंगे, उतने ही ज़्यादा सफलता के चांसेस आपके पास होंगे। दोस्तों, सिलेबस से रिलेटेड एक बात और आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने में दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, हमें तैयारी करते वक्त ये देखना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले क्या नहीं पढ़ना है, या ये कह लीजिए क्या नहीं तैयार करना है। ये किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसके सिलेबस के हिसाब से कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। और दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ उसके बारे में वो ये है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है या क्या तैयार करना है, क्या पढ़ना है। दो बातें अभी तक मैंने आपको पाठ्यक्रम सिलेबस का तैयार करने से मुताल्लिक बताई। एक क्या नहीं पढ़ना है, या इसे आप कह सकते थे कि क्या छोड़ना है। दूसरा मैंने आपको बताया क्या पढ़ना है, या इसे कह लीजिए क्या तैयार करना है, क्या लेना है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं क्या नहीं पढ़ना है के बारे में। बात करते हैं क्या नहीं पढ़ना है के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले बात की, या ये कह लीजिए इसको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है या क्या छोड़ना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, परीक्षा में कामयाबी, सफलता अर्जित करने के लिए क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो एक वाइड सिलेबस है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि क्या छोड़ें और क्या छोड़ें
इसके बारे में आप अपने विषय विशेषज्ञ से या जो आपके विषय के एक्सपर्ट हैं इस मैदान में, उनसे ज़रूर इसके बारे में पूछें, उनसे ज़रूर संपर्क करें, राब्ता करें कि अपने विषय से संबंधित जो उपलब्ध सिलेबस कराया गया है उसमें हम क्या छोड़ें, क्या नहीं पढ़ें। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या पढ़ना है, यानी कि क्या तैयार करना है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर, तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, अभी हमने आपको बता रहे थे क्या क्या पढ़ना है। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि बिना इसके हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले अपने विषय से रिलेटेड और जो एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो परीक्षा का पैटर्न है उसको देखना होगा। इसके देखने से हमें ये पता चलेगा, ये मालूम होगा कि किस यूनिट से, किस तरह के, किस टॉपिक से ज़्यादातर सवालात उस एग्ज़ाम में, उस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उससे हमें अंदाज़ा ये लग जाएगा कि जिस टॉपिक से, जिस फील्ड से ज़्यादा एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। दूसरे, जो फील्ड हमारा कमज़ोर है और उससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको हमें तैयार करने में आसानी होगी। तो दोस्तों जब हमें ये मालूम हो जाएगा कि परीक्षा का पैटर्न और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, तो उसी के अनुसार प्रत्येक यूनिट का गहराई से हम पढ़ाई करेंगे। सवाल पैदा होता है इसके आगे कि दोस्तों सिलेबस के अनुसार पढ़ाई अध्ययन कहाँ से करें। अभी तक तो हमने बात की थी कि क्या पढ़ना है, और इस पढ़ने के अंतर्गत अभी हमने आपको बताया कि इसके लिए सबसे पहले हमें उस एग्ज़ाम और उस विषय से रिलेटेड ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को देखना होगा, साथ ही हमें उसके परीक्षा पैटर्न को देखना होगा और उसी के अनुसार जिस फील्ड से ज़्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं उसको तैयार करना होगा। अगर वो फील्ड हमारा कमज़ोर है तो उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब सवाल पैदा होता है कि सिलेबस के अनुसार पढ़ाई अध्ययन हम कहाँ से करें। तो दोस्तों इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। इसके लिए आपको जो ओरिजिनल कंटेंट है, असली मवाद है, वहाँ से आपको पढ़ाई करना फ़ायदेमंद होगा, सूदमंद साबित होगा, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट में गलतियों की गुंजाइश नहीं रहती है। दोस्तों मैं आपको तैयारी करने के लिए बाज़ारू किताबों के बारे में कभी सलाह नहीं दूंगा। मार्केट में जो बाज़ारू किताबें विषय से रिलेटेड, विषय से संबंधित उपलब्ध हैं उनके अंदर गलतियों की, मिस्टेक्स की भरमार होती है। हम उन बुक्स को लेकर के अच्छे से पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उस दिन रात के मेहनत करने से क्या होता है, हमें अक्सर मालूम नहीं होता कि प्रश्न जो उसके अंदर दिया गया है उसका जवाब सही है या गलत है। हम उसको तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं उससे रिलेटेड, उससे संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाता है। जो हमने पढ़ा था वो आंसर हमने वहाँ दे दिया, और जब आंसर की जारी होती है तब हमें मालूम होता है कि वो आंसर हमारा गलत हो गया। हमारी उसमें कोई गलती नहीं, हमने तो मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, लेकिन उस किताब की वजह से, उस बुक्स की वजह से जो मार्केट में उपलब्ध थी उसमें गलती थी, उसकी वजह से आपका सवाल गड़बड़ा गया। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कई सवाल गड़बड़ हो जाते हैं और हम परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो ओरिजिनल कंटेंट है उसी से आप तैयारी करें, मार्केट में उपलब्ध किताबों से तैयारी ना करें। हाँ, आप इससे हल्की फुल्की मदद ले सकते हैं, लेकिन तैयारी का बेस उसको ना बनाएं, फिर मैं आपसे कहूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि सिलेबस के मुताबिक हम पढ़ाई कहाँ से करें। तो मैंने अभी आपको बताया कि बेहतर होगा कि आप ओरिजिनल कंटेंट से
तैयारी करें। जो सिलेबस में किताब के बारे में दिया गया है आप उस किताब को ओरिजिनल शक्ल में उठाएं, उसी से आप नोट्स बनाएं, उसी से आप तैयारी करें। अब इसी से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताता हूं कि आपके विषय से रिलेटेड वो टॉपिक्स जो यूपीएचईएससी ने आपके सिलेबस में नहीं रखे हैं, लेकिन आपके विषय के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सब जानते हैं कि आपके विषय से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भले ही वो टॉपिक्स यूपीएचईएससी ने आपके इस सिलेबस में ना रखी हो, लेकिन वो आपके विषय से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और वो हर दूसरे या हर एग्जाम में उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सपोज दैट आपके विषय की हिस्ट्री है कि आपके विषय कहाँ से शुरू हुआ, उसके किस तरह की वो रही, हिंदी है या इंग्लिश है, तो इसकी अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो उससे सवालात ज़रूर पूछे जाते हैं। अब उस हिस्ट्री के अंदर यूपीएचईएससी ने सिलेबस में वो टॉपिक नहीं रखा है, लेकिन आपको मालूम है कि उससे सवालात पूछे जा सकते हैं, तो आपको उन टॉपिक्स को भी तैयार करना होगा जो यूपीएचईएससी ने आपके विषय से रिलेटेड सिलेबस में नहीं रखे हैं, लेकिन वो आपके विषय से मुतालिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों एक बात और, आपको अपने विषय से रिलेटेड तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ और सभी कॉलेजों में शामिल ख़ास तौर से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सिलेबस के अंदर किताब शामिल हैं, सिलेबस के अंदर टॉपिक्स शामिल हैं, और इन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर भी स्पेशली इलाहाबाद के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इलाहाबाद के अंदर जितने भी डिग्री कॉलेज हैं और लखनऊ के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने कॉलेज हैं, उनके सिलेबस में शामिल आपके विषय से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनको ज़रूर पढ़िए। ख़ास तौर से जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके विषय की किताबें शामिल हैं। सबसे आसान होगा कि आप अपने विषय से रिलेटेड यूजी और पीजी की जो किताबें हैं उनको भी आप तैयार करें, उनसे भी आप तैयारी करें। चूँकि जो भी पेपर बना रहा होता है, जो भी विषय विशेषज्ञ होता है, वो ये उम्मीद करता है आप सबसे कि आपको अपने विषय से रिलेटेड जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे संबंधित सभी किताबों के और उस किताबों के अंदर जितने भी टॉपिक्स शामिल हैं आप सब उनको जानते हैं, आपकी उन पर अच्छे से पकड़ हासिल है, तो इसलिए वहाँ से भी प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी उत्तर प्रदेश में हैं और कॉलेज हैं उनके यूजी और पीजी के अंदर जो किताबें आपके विषय से रिलेटेड हैं और जितने भी टॉपिक्स उनके अंदर हैं उनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पर सिलेबस के अंदर कि क्या पढ़ें, और इसी के अंदर हमने आपको बताया कि आप ओरिजिनल कंटेंट से पढ़ाई करें। साथ ही हमने बताया जो सिलेबस यूपीएचईएससी ने आपके सिलेबस में शामिल नहीं किया है लेकिन आप जानते हैं कि वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसको तैयार करें। साथ ही साथ हमने आपको यहाँ पर बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज़ और सभी कॉलेज के अंदर जो निसाब में आपकी किताबें शामिल हैं, ख़ास तौर से लखनऊ और इलाहाबाद के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं उनके यूजी और पीजी के पाठ्यक्रम में आपके विषय की जो किताबें और उनमें जो टॉपिक हैं उनको आप तैयार करें। इसके बारे में अभी हमने ये सब आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से तैयारी करके बहुत जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। दोस्तों आपको अपने विषय के साथ साथ जीएस जो जनरल पार्ट है उसके सिलेबस को भी अच्छे से तैयार
करना होगा। चूँकि सिलेबस की बात चल रही थी, तो हमने आपके विषय से रिलेटेड सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से बात की। अब बात करते हैं जो आपके पेपर में जो फर्स्ट पार्ट होगा यानी कि जीएस का, उसके अंदर भी एक सिलेबस दिया गया है, तो उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए भी आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। दोस्तों, यही वो पार्ट होता है यानी कि जीएस का, जो आपको आपके विषय के दूसरे कैंडिडेट से 21 बनाता है। क्या करता है? 21 बनाता है। जीएस का जो पार्ट है यानी कि पार्ट 1। दोस्तों, जीएस का पार्ट वो पार्ट है, वो हिस्सा है जो आपको आपके विषय के दूसरे कैंडिडेट से सुपर साबित करता है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हर बंदा अपने विषय का माहिर होता है। अब जो उनके बीच यानी कि एक विषय के सभी कैंडिडेट्स के बीच में जो फर्क पैदा करता है, वो होता है जीएस का पार्ट, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जीएस का पार्ट ही एक विषय के सभी कैंडिडेट्स के अंदर फर्क पैदा करता है। जिस कैंडिडेट्स का ये वाला पार्ट यानी कि जीएस का पार्ट जितना स्ट्रोंग होगा, वो कैंडिडेट्स अपने विषय में उतना ही ज़्यादा सुपर साबित होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि मेरा अपने सब्जेक्ट, अपने विषय के साथ साथ मेरा जीएस पर भी अच्छी कमांड थी, जिस वजह से मुझे अपने सब्जेक्ट के दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले ज़्यादा मार्क्स मिले, और इसी वजह से मैं अपने विषय में विज्ञापन संख्या 47 का मैं टॉपर भी हुआ। तो जीएस का पार्ट वो पार्ट है जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की राह में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। यही वो हिस्सा है जो आपको दूसरे कैंडिडेट से 21 साबित करता है। ये पार्ट आपका जितना मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। दोस्तों, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो पांचवा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस पांचवें पॉइंट पर बात करने से पहले एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने जीएस के पार्ट को अपने विषय के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। यही वो पार्ट होगा जो आपके और दूसरे कैंडिडेट्स के दरमियान फ़र्क पैदा करेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने आज के इस टॉपिक से रिलेटेड पांचवें पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। और वो पांचवा पॉइंट्स है दोस्तों, वो है अपने विषय से रिलेटेड पुराने प्रश्न पत्र, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को देखना, उनको सोल्व करना। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह को आसान बनाने वाला आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है अपने विषय से संबंधित, अपने विषय से रिलेटेड जितने भी आप कलेक्ट कर सकते हो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, और उनको सोल्व करें। इससे हमें परीक्षा का पैटर्न मालूम हो जाता है। जब हम अपने विषय से रिलेटेड और उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हम देने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उनको सोल्व करते हैं, तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जो हम अब एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उसमें भी किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे हमें ये समझने में आसानी हो जाती है। साथ ही किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं, इसका अंदाज़ा बखूबी हो जाता है। दोस्तों, कोई भी विषय विशेषज्ञ जब कोई नया प्रश्न पत्र बनाता है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड, उस विषय से रिलेटेड, तो वो क्या करता है, उस परीक्षा से संबंधित
उस एग्जाम से संबंधित जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं उनको एक बार जरूर देखता है। दोस्तों, वो उन प्रश्न पत्रों से मदद जरूर लेता है और जब कोई विषय विशेषज्ञ उन पुराने प्रश्न पत्रों से मदद लेता है तो जाहिर सी बात है कुछ सवालात वो उसी प्रश्न पत्र से उठाकर आपके सामने पेश कर देता है, भले ही वो प्रश्न जो वो पुराने प्रश्न पत्र से उठा रहा है उसके ऑप्शन से बनाए। जरूरी नहीं है कि वो हूबहू वही प्रश्न जो पिछली बार पूछा गया था आपसे पूछ ले। हो सकता है कि वो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से उठाए और नया प्रश्न बना दे। तो इसलिए आप अपने विषय से रिलेटेड और उस एग्जाम, यानी यहाँ हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड अपने विषय के पुराने क्वेश्चन पेपर जितने भी आप कलेक्ट कर सकते हैं उनको कलेक्ट कीजिए, उनको सोल्व कीजिए। साथ ही साथ उनको सोल्व किस तरह से करें, जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उनके चारों ऑप्शनों के आप उत्तर जानने की कोशिश करें। अगर आप चारों ऑप्शन के उत्तर जान लेंगे तो आपसे पूछे जाने वाला कोई भी प्रश्न जो बनने वाला है आप बखूबी सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर का कितना अहम रोल असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में रहने वाला है। इसके बारे में तो हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको बतानी है वो ये है कि आप अपने विषय से संबंधित एनटीए नेट या पहले यूजीसी नेट था कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स एनटीए नेट के हैं, भले ही वो अभी करंट में हुए हैं या कुछ साल कबल हुए हैं, आप उनको भी कलेक्ट करके उनको भी सोल्व कीजिए। और उनके सोल्व करने का तरीका यही है कि चारों जो ऑप्शन हैं उनके जवाब तलाश कीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं एक बात और यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपके विषय से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स करंट में हुए हों उसके अंदर, जैसे कि मैं आप बात करूं कि अभी करंट में जो आपके विषय से रिलेटेड एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण हैं, सबसे पहले यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर जो अभी सितंबर में हुआ है। आप इसके जो आपके विषय से रिलेटेड प्रश्न पत्र हैं आप उनको देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी के साथ साथ आप DSSB के जो टीजीटी और पीजीटी के पेपर्स हैं आपके विषय से रिलेटेड, आप उनको कलेक्ट कीजिए, उनको सोल्व कीजिए। अगर आप DSSB टीजीटी पीजीटी के प्रश्न पत्र सोल्व करते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि तकरीबन 70% आपकी तैयारी में ये इजाफा कर देंगे, क्योंकि DSSB के जो पेपर होते हैं वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो DSSB से जितने भी एग्ज़ाम्स आपके विषय से रिलेटेड हैं वो प्रश्न पत्र आप कलेक्ट कीजिए और सोल्व कीजिए और देखना कि आपको कितनी मदद आपके इस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में मिलने वाली है। तो साथ ही दोस्तों, अभी जो करंट में एग्ज़ाम हुए हैं इसके अलावा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ये राजस्थान में हुआ है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके विषय से रिलेटेड आप प्रश्न पत्र कलेक्ट कीजिए, उनको सोल्व कीजिए और सोल्व करने का मेथड वही, चारों ऑप्शन के जवाब आप तलाश कीजिए। अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न पत्र भी सोल्व करते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कई गुना इजाफा आपकी तैयारी में हो जाएगा।
इसी के साथ यूपी के अंदर जो यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, अपने विषय से रिलेटेड आप उन प्रश्न पत्रों को कलेक्ट कीजिए और कलेक्ट करने के बाद चारों ऑप्शन के जवाब तलाश करके उनको आप सोल्व कीजिए। चूँकि यूपी के अंदर ही आपके पेपर बनते हैं, यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम्स के जो पेपर बनने हैं वो यूपी में ही बन रहे होंगे गालिबन, और यूपी टीजीटी पीजीटी के पेपर भी यूपी में ही बने होंगे। हो सकता है कि एक ही विशेषज्ञ ने इन पेपरों को सेलेक्ट किया हो, एक ही विशेषज्ञ ने इन पेपरों को बनाया हो। तो इससे क्या होता है कि मिले जुले सवालात, मिले जुले प्रश्न आपको मिल सकते हैं, और सोल्व करने का इसका भी तरीका वही होगा कि चारों ऑप्शन के आप जवाब तलाश कीजिए और फिर उसको सोल्व कीजिए। अगर आप इन करंट में हुए सभी प्रश्न पत्रों को सोल्व करते हैं और इनको अच्छे से आप पढ़ते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बहुत करीब हो जाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे थे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह में 5 में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। इसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। उम्मीद करूँगा कि आप अपने विषय से रिलेटेड इन सभी प्रश्न पत्रों को कलेक्ट करके सोल्व ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम सबसे आखिरी पॉइंट जो कि UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह में महत्वपूर्ण हैं उसको देखते हैं। तो दोस्तों, वो छठा और लास्टवां जो पॉइंट है वो है सकारात्मकता। सकारात्मक रहें। तो इसके बारे में दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो जाए, आपको हर हालत में पॉजिटिव रहना है, हर हालत में आपको सकारात्मक सोचना है, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है, कठिन परिश्रम किया है, उसी के दम पर आपने UGC नेट JRF या PhD किया है। इससे यह पता चलता है कि आपके अंदर टैलेंट मौजूद है। बिना टैलेंट के आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। बस आप ये सोचें कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इस एग्ज़ाम को भी आसानी से क्रैक कर देंगे। सिर्फ आपको एक ही बात सोचनी है कि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप इसे आसानी से क्रैक कर लेंगे। कैसे क्रैक कर लेंगे? कठिन परिश्रम से। आपने हार्ड वर्क किया है, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप अपनी उसी मेहनत के दम पर बस पॉजिटिव सोचिए कि इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर लेंगे, और क्रैक करने के बाद हम इस एग्ज़ाम के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके निकलेंगे। अगर किसी वजह से खुदा ना खास्ता आप कामयाब नहीं भी हो पाते हैं तो किसी भी हाल में आप निराश ना होइएगा। दोस्तों, किसी भी हालत में निराशा को अपने पास मत आने दीजिएगा। इस बार नहीं तो अगली बार एक नई ताकत के साथ आप तैयारी कीजिएगा। हो सकता है कहीं कमी रह गई हो, ये सोचिएगा। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बहुत कम पॉइंटों से 0.25 0.10 मार्क्स से मैं 1-2 एग्ज़ाम में रह गया। थोड़ा सा निराशा तो आई थी, लेकिन फिर मैंने अपने अंदर यही सोचा कि हो सकता है कमी रह गई हो, और एक नई ताकत के साथ मैंने अपने आप को फिर झोंका, और उसका नतीजा ये हुआ कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, सबसे बड़ा एग्ज़ाम मेरे सामने था, कि इसे क्रैक कर दिया। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि आपको अपने पास निराशा को नहीं आने देना है। दोस्तों, निराशा को अपने पास क्यों नहीं आने देना है? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि दरवाज़ा वही खोलता है, गेट के अंदर वही एंट्री करता है जो दरवाजे को बजाता है, जो दरवाजे को खटखटाता है। जो दरवाजे तक ही ना पहुँचे, कहने का मतलब मेरा ये है, जो एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा दूर रह गया हो, जो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा दूर हो, उससे मुताल्लिक़ मेरी बात है,
अब जो कट ऑफ के आसपास पहुंच रहा है, बहुत कम नंबरों से वो रह रहा है, कहने का मतलब ये है कि वो दरवाजे तक पहुंच गया, किसी वजह से वो दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं हो सका। अब उसी के लिए मैं कह रहा हूं कि एक नई ताकत के साथ में आप दरवाजे को खटखटाइए, दरवाजे पर जोर लगाइए। मतलब ये है कि दोबारा से ताकत के साथ में तैयारी कीजिए, और जब आप दोबारा से दरवाजे को खटखटाएंगे, ताकत के साथ उस दरवाजे को बजाएंगे, तो दरवाज़ा अगली बार में खुल जाएगा, गेट में आपकी एंट्री हो जाएगी। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द आप सब यूपीएचईएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर उच्च शिक्षा में हमारे साथ होंगे, हमारे साथी बनेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ हम आपसे ये कहेंगे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पैरों से कुछ नहीं होता, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, आपके लिए ये शेर एक बार फिर, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप सबसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेहतर तैयारी के लिए अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल्स में जाकर के समझाया है कि एक यूपीएचईएससी के माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसे आप किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, किस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। हमने हर एक महत्वपूर्ण बात आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो दोस्तों, फिर से कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।